ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 का क्वेश्चन। एक एक करके देखते हैं। पहले तो अभी जो जून का एग्जाम हुआ था हमारे, उसमें लगभग 10 क्वेश्चन आए हुए थे यूनिट 7 से। उनको देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो एसडीजी से आते हैं। एसडीजी से या एसडी इंडेक्स या बाकी के कुछ कुछ पॉलिसी भी जो करंट में चल रही होती हैं, या मिनिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम्स लॉन्च की गई है, किसके लिए लॉन्च की गई है। तो ये ऐसे क्वेश्चन इस यूनिट 7 से ज़्यादा आते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन वैसे डायरेक्टली इसी यूनिट का नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको आपको अब सॉल्व करना है, तो कहीं ना कहीं मैं एक एक करके डाल देता हूँ किसी यूनिट के अंदर। सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल सिस्टम इन इग्नू बाज स्टार्टेड इन विच ईयर? बताइए। ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन। तो इग्नू में कब स्टार्ट हुआ था? 2004 में। और इग्नू कब जो है स्टार्ट हुआ, मतलब कब बना, कब एग्जिस्टेंस में आया? 1985 में, बिल्कुल। 1985 में जो है बिल पारित किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद फिर इग्नू को बनाया गया। 1985। ये भी याद कर लेना, इनकेस एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है। और सोशल वर्क स्टार्ट हुआ हमारा 2004 में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। क्या ऑप्शन होगा? क्या लिखा है क्वेश्चन में? नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन एनईपीडीडीआर इज फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री फॉर अ टाइम फ्रेम ऑफ, किस किस समय के लिए जो फ्रेम किया गया था वो टाइम फ्रेम क्या है, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा? बताइए। मिनिस्ट्री लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए एग्जाम में आ जाता कि जो प्लान तैयार किया गया था किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था, तो क्या आंसर होगा बताइए? कब किया गया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मिनिस्ट्री का नाम आ सकता है। 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7 साल के लिए था ये आपका, 2018 से लेके 2025 तक है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। इसको क्यों लॉन्च किया गया था, ये प्लान एक्शन है? इसका काम था कि देखिए देश के अंदर जो ड्रग अब्यूज है, जिसका जो इफेक्ट हो रहा है उसको कम करने के लिए। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे, जैसे कि इस एक्शन प्लान के माध्यम से जो फंडिंग दी जाती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है या यूटीज हैं, ठीक है, उनके माध्यम से जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलाना, एजुकेट करना बच्चों को। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ये सभी सो स्पेशली उनके लिए जो कि ड्रग एडिक्टेड थे पहले या अभी हैं, सो दैट कि वो मतलब रेगुलर पाथ पे आए और उनके उनको रोजगार मिल पाए। उसके लिए बाकी साधन व्यवस्था करना, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग देना उन लोगों को जो कि एक्स ड्रग एडिक्टेड हैं। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो दोबारा से सही तरीके से वो समाज के अंदर रह पाएंगे, और रोजगार की व्यवस्था करना उनके लिए। ठीक है। तो ये सब आपका इस प्लान के माध्यम से स्टेट लेवल फाइनेंशियल एड देना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराना। और बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो कि सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, एनजीओ हैं या वीओ हैं, बाकी संस्थाएं होती हैं, तो उनके द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ड्रग एडिक्शन प्रिवेंस, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी देना। ठीक है। या आउटरीच प्रोग्राम तैयार करना, अवेयरनेस कैंपेन चलाना। तो वो सभी के लिए जो फाइनेंशियल एड है दिया जाता था या दिया जाता है इस नेशनल एक्शन प्लान के माध्यम से। समझ में आ रहा है? उसके लिए इसको बनाया गया था, सो दैट कि जो ड्रग एडिक्शन है उसको कम किया जा सके, उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम बनाया जा सके, या
फाइनेंशियल एड दिया जा सके संस्थाओं को जो कि उसके लिए काम करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए या उसको रोकथाम के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए। जो हॉस्पिटल्स हैं, जो भी स्पेशलाइज हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर फंडिंग देना। एक और प्रोग्राम चलाया गया था इसी रिलेटेड है, जिसको लॉन्च किया गया 2020 में, जिसको बोलते हैं हम नशा मुक्त भारत अभियान। ये सुना होगा, नशा मुक्त भारत अभियान। इसको कब लॉन्च किया गया? एनीवन? ईयर 2020 में सर। बिल्कुल। इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये 15 अगस्त को अपने लॉन्च हुआ था। सेम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है। इसका भी वही फोकस है कि जो भी अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, कैंपस हैं, स्कूल वगैरह हैं, वहाँ पर जा करके जो है ये ड्रग को लेकर के अवेयरनेस कैंपेन चलाना, मास बड़े लेवल पर काउंसलिंग देना, ट्रीटमेंट देना, जो भी पॉपुलेशन अफेक्टेड है उनको, या कैपेसिटी बिल्डिंग करना उन सभी के, इसी के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, नशा मुक्ति भारत अभियान। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सेकंड वाला करेक्ट होगा। तो फिर 15 से लेके 18 से लेके 25 तक, सेकंड विल बी राइट आंसर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अगेन क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन है। द सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्माइल प्रोग्राम। वैसे इन्होंने इस बार इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिया है, और जनरली एग्जाम में आता है क्या है, शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो लेवल जो है अभी एग्जाम का थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। पहले सिंपल वो पूछते थे उसका फुल फॉर्म बताओ, अभी डिटेल में थोड़ा जा रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये आपका स्माइल जो प्रोग्राम है किसके लिए है। वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स, या वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ पर्सन विच इज एंगेज्ड इन दी बैगिंग, जो बैगरी करते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं उनके लिए है, या फिर एंगेज इन द एक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति के लिए है। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर। तो ये जो आपका इस्माइल प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, ये आपका मिनिस्ट्री हो गया। और इसका जो टाइम 2021-22 से लेके था 2025 तक, 25-26। ठीक है। तो जो टारगेट बेनिफिशरीज हैं इसमें, एक तो आपका है वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स, दूसरे हैं एक्ट ऑफ बैगिंग के लिए, उनको रोकने के लिए। ये आपके दो बेनिफिशरी इसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके वेलफेयर के लिए और दूसरा रिहेबिलिटेशन के लिए। तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है और जो ऐसे लोग जो कि इंगेज होते हैं एक्ट ऑफ बैगिंग में, भिक्षावृत्ति में, उनके लिए ये लॉन्च किया गया था प्रोग्राम। ओके, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन है, तो ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना टिल दी पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है। बाकी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लाइवलीहुड प्रोग्राम प्रोवाइड कराना, या मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। बाकी जो आपके एक्ट ऑफ बैंकिंग में एंगेज हैं उनके लिए शेल्टर, है ना, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। बाकी रेस्क्यू शेल्टर, मोबिलाइज, उनको मोबिलाइज कराना, को रीसेटलमेंट प्रोग्राम, इस प्रकार के स्कीम्स या प्रोग्राम, सो दैट के जो है उनकी लाइवलीहुड और उनको इंश्योर किया जा सके, एक्ट ऑफ बैंकिंग वालों को, ट्रांसजेंडर्स को। एक स्कीम और थी, इसका आपने नाम सुना होगा, गरिमा गृह। तो गरिमा गृह भी इसी में ऐड है, स्पेशली फॉर द एक्ट ऑफ बैगिंग्स, सो दैट कि उनके लिए जो शेल्टर और रोटी कपड़ा और मकान, इसको बोलते हैं फूड क्लोथिंग,
और बाकी एक्टिविटी के लिए। तो कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है इसमें? पहला तो आप ट्रांसजेंडर है, दूसरा है बेगर्स। क्लियर? तीसरा वाला करेक्ट है। बोलिए, आगे बढ़े। यस सर। और ये जो स्कीम्स वगैरह हैं, इसका मैं लिस्ट वैसे आपको नोट्स में होगा, और जो नई स्कीम है ना, उनका मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, तो उनको पढ़ लेना, क्योंकि स्कीम्स में कुछ समझाने का होता नहीं ज़्यादा। आपको एक बार देखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया कोई भी स्कीम, और क्या ऑब्जेक्टिव है। दो तीन चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोगों को ये लिखना नहीं होता है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता है कि आपको पूरा लिखना है, तो पूरा याद नहीं करना है। लेकिन जो मेन चीज़ है किसी भी स्कीम्स के, उसका नाम, उसकी मिनिस्ट्री, उसका टाइम कितना है, कब इसको लॉन्च किया गया है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन बेनिफिशियरी है, ये चार पांच चीज़ें याद करनी है आपको स्कीम्स के। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। चलेगा नीति आयोग, तो पहले क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा आपका, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कब फॉर्म किया गया इसको? तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? और क्वेश्चन बन सकते हैं, वाइस चेयरमैन, सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया, फर्दर मैं बता दूंगा बाकी चीज़ें क्या हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन आपका है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसको बनाया गया 2015 में, 1 जनवरी को। किसको रिप्लेस किया उसने? रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। क्या ऑब्जेक्टिव इसका? बताइए ऑब्जेक्टिव हमें। सेम लाइक सर, यस यस बोलिए। प्लानिंग कमीशन की तरह सर। सेम है सर, पर इसका जो प्लानिंग कमीशन में जो हमारे पीरियड्स होते हैं 5 ईयर्स के होते हैं, इसमें 7 ईयर्स हो जाता है। और बाकी सिमिलर है? हाँ सर। सिमिलर तो नहीं है, बहुत सारे चेंजेस हैं। देखो, जो प्लानिंग कमीशन थी उसके पास मतलब पावर थी वो जो है फंड वगैरह अलॉट करने की, बट इसके पास नहीं है। ये एक थिंक टैंक है। ये जो है ये पॉलिसी रिकमेंडेशन कर सकता है, पॉलिसी बनाता नहीं है, या कुछ चेंजेस करना उसमें रिकमेंडेशन दे सकता है। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये आपका थिंक टैंक है। जैसे प्लानिंग कमीशन के पास जितना पावर था, फाइनेंशियल पावर था, बजटिंग करने का पावर था, वो सब पावर इसके पास नहीं है। ये केवल आपका थिंक टैंक की तरह काम करेगा। ये जो प्रोग्राम या पॉलिसी बनी है, पॉलिसी उसको लेकर के ये काइंड ऑफ रिकमेंडेशन देना या कुछ चेंजेस करना, उसमें उस पर काम करना, बदलाव करना, ठीक है, वो सब काम इसके हैं। मॉनिटर करना, एवेल्युएट करना, जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम चल रहा है, या उसको मॉनिटर करना कैसा है, उसको एवेल्यूशन करना, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करना, ये सब काम होते हैं। उसकी परफॉर्मेंस कैसी है हर एक सेक्टर में, उसको असेस करना, ये आपके नीति आयोग के काम होते हैं। तो बहुत सारी पावर जो प्लानिंग कमीशन को थी वो इसके पास नहीं है। ठीक है, बाकी कंसल्टेशन करना, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बीच में कोलेब्रेशन को बढ़ाना। ठीक है,
तो ये कुछ काम इसके हैं, ये सब कुछ काम उसके ऑलरेडी थे जो कि प्लानिंग कमीशन थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन के पास ज़्यादा अथॉरिटी थी, ज़्यादा पावर थी, बट जो कि इसके पास नहीं है, क्योंकि ये केवल थिंक टैंक की तरह काम करता है, एक अपेक्स पब्लिक पॉलिसी बॉडी है या थिंक टैंक है। थिंक टैंक बोल सकते हैं या रिसर्च विंग बोल रहे आपका, रिसर्च या एनालिसिस करना पॉलिसी का, या जो इनोवेशंस है उनका सोल्यूशंस निकालना, इस प्रकार से जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए ये काम करता है हमारा नीति आयोग। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, एनीबडी? और एक और भी बहुत बहुत सारे इसके डिफरेंसेस हैं, अगर आप समझेंगे नोट्स में पढ़ेंगे। ये जो आपका प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था, और जो आपका नीति आयोग है वो आपका बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई प्लान तैयार किया गया और उसको इसके द्वारा जो है स्टेट गवर्नमेंट है उसको भेजा जाता था, और जो स्टेट गवर्नमेंट है या उसकी लोकल बॉडी है उसको उस प्रोग्राम को, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ही करना है, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम पे अप्रोच पे काम करता था प्लानिंग कमीशन। लेकिन जो आपका नीति आयोग है बॉटम टू टॉप, मतलब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, बाकी बॉडी है, उनके उनके साथ मिल करके कोलेबोरेशन के माध्यम से ही फाइनल जो है पॉलिसी या प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है या एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये आपका बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है नीति आयोग। और कुछ भी और भी आपके डिफरेंसेस है वो नोट्स में होंगे, एक बार देखना आप लोग। क्या लिखा है? हाँ, श्री सुमन बेरी। ठीक है, अभी चेंज तो नहीं हुए ना अभी? यही होंगे। सीईओ कौन है? बिल्कुल, बीबीआर सुब्रमण्यम। बीबीआर सुब्रमण्यम, ये 2023 से है। तो ये कुछ फैक्ट वेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नीति आयोग हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड टू एक्चुअलाइज द इम्पोर्टेंस गोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो मैंने अभी बताया आपको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो स्टेट है और जो आपका राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार है, दोनों के बीच में सही तरीके से कंसल्टेशन कोलेबोरेशन हो। ओके, वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, जो भी नेशनल पॉलिसी या प्रोग्राम बनाया जाता है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, सो दैट कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। ये नीति आयोग का काम होता है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टू इनेबल गुड गवर्नेंस, तो ये होगा कि नहीं होगा, बताइए। मेरे ख्याल से होगा सर। ओके, नेक्स्ट है इसमें आपका स्ट्रक्चर्ड कॉपरेटिव्स। इसका मतलब क्या है? एनेबल गुड गवर्नेंस, बिल्कुल। तो ये मेन फोकस इसका है ही ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि हम कोशिश करेंगे बाकी, मतलब जो पॉलिसी गाइडेंस वगैरह देना, डायरेक्शन देना गवर्नमेंट को या बाकी एजेंसी को। ठीक है, सपोर्ट, सो दैट कि गुड गवर्नेंस में आपका ट्रांसपेरेंसी आएगा, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा, कोई बदलाव करना है, चेंज करना है, तो वो सभी आएंगे, सो दैट कि जो गवर्नमेंट प्रोसेस है वो सही हो, मोर एफिशिएंट हो। तो ये आपका गुड गवर्नेंस में आता है। स्ट्रक्चर्ड कॉपरेटिव्स, और नेक्स्ट है आपका इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस, और नेक्स्ट है आपका प्रमोट वेलबींग। अब देखिए ऑप्शन, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ऑप्शन देख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन भी सही लग रहे होंगे, भले ही वो आपका मेन प्राइमरी वर्क ना हो नीति आयोग को, लेकिन वैसे देखने में तो करेक्ट लग रहे हैं। तो आपको देखना है केवल दो ही ऑप्शन। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिए हैं, हर एक ऑप्शन के अंदर दो स्टेटमेंट दिए हैं। ए सी या ए बी आएगा या सी डी आएगा या डी आएगा। अब देखिए पहला तो करेक्ट होगा ही होगा, इसका मतलब ये जहां पर नहीं उसको हटा दीजिए, ये हट गया, ये हट गया। अब देखिए ये दोनों कॉमन है, अब बचा आपका बी और सी। बी और सी में कौन सा करेक्ट हो सकता है? टू इनेबल गुड गवर्नेंस, तो ये तो मैंने बता ही दिया, ये होगा ही होगा। और दूसरा लिखा है स्ट्रक्चर्ड कॉपरेटिव्स, तो ये आपका रिलेटेड नहीं है इससे, तो आपका ईओ भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है, और प्रमोट वेलबींग, वो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो है आपको दो ही बताने हैं, जो कि पहला तो करेक्ट होगा ही होगा और दूसरा भी करेक्ट होगा।
लास्ट 3 लाख एनजीओ प्रॉपर्टी बता रहा है। हाँ, वो वैसे भी समझ सकते हैं, या फिर आपको जो अगर दो ही ऑप्शन चूज करने हैं तो यू हैव टू चूज द फर्स्ट वन। ऑल्स पहला तो होगा ही होगा, और दूसरा आपको जब चेक करेंगे तो गुड गवर्नेंस भी होगा उसमें। बाकी के ऑप्शन हटा सकते हैं आप। चलिए, पहला सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5। पहला लिखा है इसमें ह्यूमन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। क्या आएगा? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आपका जो है 1979। फिर आपका HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 99। देन आपका GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, 1995। और एक और बचा, HPI, दैट इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, 1997। यही है क्रम। पहले आपका D आएगा, नेक्स्ट आपका C आएगा। डी, D और C किस में है? ये गया ऑप्शन, ये भी गया, ये भी गया। एक ही ऑप्शन बचा, D है क्या आंसर? हाँ, ठीक है। तो DCB ये हो जाएगा। अब क्या होता है PQLI? क्या है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये किसके द्वारा दिया गया था? MD मॉरिस, या इसको बोलते हैं मॉरिस, डेविड मॉरिस। इनके द्वारा इसको दिया गया है। इसका काम क्या है? कंट्री की जो ओवरऑल वेलबींग है, या बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको मेजर करना। एग्रीगेट मेजर इसको बोल सकते हैं। हम मेजर करते हैं इसके माध्यम से फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, कुछ इसके सूचकांक है, इंडिकेटर है, जिसके बेसिस पे ये जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ या ओवरऑल वेलबींग कंट्री की मेजर की जाती है। आपका एक तो हो गया लिटरेसी रेट, दूसरा हो गया आपका IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ये कुछ इंडिकेटर है। इसके बेसिस पे असेस किया जाता है ओवरऑल वेलबींग ऑफ कंट्री। क्लियर है? दूसरा है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में बताइए कोई। HDI किसके द्वारा दिया गया? इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस बाय UNDP 1990 में। क्रिएट किसके द्वारा किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा। राइट। इसके क्या इंडिकेटर हैं जिसके बेसिस पे हम असेस करते हैं किसी भी कंट्री की ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? अगर मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे? क्या क्या डायमेंशन हैं? एनीवन? आई थिंक पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने अभी, राइट? यूनिट 7। पहला आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और स्टैंडर्ड लिविंग।
हाँ मतलब हेल्थ मेजर कैसे करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, ठीक है। एजुकेशन मेजर कैसे करेंगे, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करने के लिए हम लोग जीएनआई चेक करते हैं। ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में भी, तो टेंशन नहीं लेने का। बाकी हम लोग देख लेते हैं, फिर एक एक करके समझेंगे। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मीन्स इनकम, बिल्कुल। ठीक है। डायमेंशन और इंडिकेटर में थोड़ा डिफरेंस होता है। इंडिकेटर मतलब होता है सूचकांक, जिसके बेसिस पे हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं, है ना। कोई भी आप ले लीजिए फिनोमेना, उसको हमको असेस करना है या उसको मेजर करना है, तो हम कुछ इंडिकेटर डेवलप करते हैं, सूचकांक जिसको बोलते हैं। तो वो सूचक होते हैं उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसके बेसिस पे हम मेजर कर पाते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है, इससे हम असेस कर पाते हैं ओवरऑल वेलबींग कंट्री, या फिर एसडीआई को मेजर करना है। नेक्स्ट है इसमें आपका जीएनआई। जीएनआई का मतलब होता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके बारे में बताइए कुछ। जैसे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ऐसे ही जीएनआई होता है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम ये चेक करते हैं किसी भी कंट्री में जो जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी है इन दी लाइक इन डेवलपमेंट कितनी है, उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके कुछ इंडिकेटर हैं। नंबर ऑफ फीमेल पर मेल, हाँ वो जो डिस्पैरिटी है उसको असेस करने के लिए कि लाइक कितना अचीवमेंट है मेल फीमेल का, उसको हम देखेंगे तीन लेवल पे। एक तो होता है आपका हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, और इनकम को लेकर के। तो ये तीन इंडिकेटर होते हैं, इसके बेसिस पे हम असेस कर रहे होते हैं। जैसे एचडीआई होता है, उसी प्रकार से हम जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसमें हम असेस कर पाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल अचीवमेंट इन दीज थ्री डायमेंशन। इसको आपका यूएनडीपी के द्वारा 1995 में डेवलप किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, सॉरी, 1995। इज इट क्लियर? बताइए। नेक्स्ट एक और है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, जिसमें हम किसी कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट को असेस कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं अचीवमेंट को, किसी कंट्री का ओवरऑल अचीवमेंट कैसा है। तो इसी प्रकार से एचपीआई होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें हम जो डेप्रीवेशन है, जो ह्यूमन नीड्स होती है उसमें कमी जो है, उसको हम फोकस करते हैं। इसी प्रकार से एचडीआई में हमारा फोकस होता है अचीवमेंट पर, ओवरऑल डेवलपमेंट पर। इसी प्रकार से एचपीआई में फोकस होता है जो डेप्रीवेशन है, प्रॉब्लम है, बेसिक ह्यूमन नीड्स जो होती हैं, उसको असेस करने के लिए उस पर हम फोकस करते हैं। तो उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि लाइफ हेल्थ है, नॉलेज एजुकेशन हो गया आपका, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं जिससे हम असेस कर पाते हैं। तो ये मल्टीपल इंडिकेटर हैं डिफरेंट इंडेक्स के लिए। कब जारी किया गया, किस ईयर में, किसके द्वारा, ये चार क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एसडीआई को लेकर के, एसडीजी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आए हैं पिछले 4-5 सालों में। वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा अभी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? इस यूनिट 7 में जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एसडीजी को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है और हमेशा आएगा, अभी आता रहेगा। तो आप लोग ये जो एसडीजी को लेकर के अच्छे से पढ़ना, कितनी रैंक है ना, एसडीजी कैसे असेस करते हैं, मेजर करते हैं, कितने हैं आपके गोल, इंडिकेटर कितने हैं, वो सब हम लोग देखेंगे अभी क्लास में भी। फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है नोट्स में। बताइए क्या क्या आंसर होगा इसका। सो नेक्स्ट क्लास में जब भी आप लोग क्लास होगा कल या परसों, पूरा आप यूनिट पढ़ लेना। और जो स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, एसडीजी और एसडीआई और बाकी का आपका ये सब पढ़ के आना अच्छे से। कितनी मैंने नोट्स में डाला हुआ है, रैंकिंग कितनी है, पिछले 2 साल की, 3 साल की रैंकिंग कितनी है। ओके। और कैसे उसके क्या क्या इंडिकेटर हैं, कैसे असेस करते हैं, वो सभी चीज़ें पढ़ के आना आपको। कितने गोल हैं, कितने इंडिकेटर हैं, कितने रिपीटेड इंडिकेटर हैं, वो सब नोट्स में लिखा होगा। उसमें जो डाउट होगा बताना, आप लोग पूछना। क्या आंसर हो जाएगा बताइए। SDG 1 सेकंड 6 एंड 8, पहला तो सबको पता होता है क्या है, नो पॉवर्टी।
कि पहला एम होता है कि पॉवर्टी को एंड करना, खत्म करना, सभी प्रकार की पॉवर्टी। ओके। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि जहाँ पर जॉब क्रिएशन हो, या सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग या बाकी फैसिलिटी मिले, सो दैट कि जो पॉवर्टी है वो खत्म हो। पहला गोल। दूसरा गोल है जीरो हंगर। भूख हमारी खत्म होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। गवर्नमेंट की ऐसी प्रोग्राम पॉलिसी बनाई जाए ताकि प्रॉपर तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्कीम बनाई जाए, या फार्मर्स के लिए, स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं उनको सपोर्ट के लिए पॉलिसी ऐसी बनाना। बाकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए जो इंसेंटिव देना या इस प्रकार की स्कीम चलाना। तो जो फोकस होता है जीरो हंगर पर। न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करना, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, उसके माध्यम से हम जीरो हंगर अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये SDG 6। सिक्स किस पे फोकस करता है? क्लीन वाटर, जो कि यहाँ लिखा होगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ओके। वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सस्टेनेबल तरीके से सभी के लिए, सैनिटेशन टू ऑल। ओके। उसके लिए सरकार इस प्रकार की पॉलिसी बनाए कि जो कि दैट फोकस लाइक प्रोवाइड सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू ऑल, और प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या हाइजीन, ये सभी चीज़ें आ गई आपकी क्लीन वाटर सैनिटेशन में। और कौन सा बचा है? SDG 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बोलिए। इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए कैसी? सस्टेनेबल, प्रोडक्टिव होनी चाहिए, सभी को काम मिले, सबको वर्क मिले, गिव फेयर सैलरी। हाँ, सैलरी तो ठीक है, उसके पहले तो काम अगर मिलेगा तभी सैलरी आएगी। सो जो है काम सस्टेनेबल इकोनॉमिक वर्क हो, और एम्प्लॉयमेंट हो, और डिसेंट वर्क मिले सभी को। छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उनको सपोर्ट करे सरकार, ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम बनाए। ओके। ये या जो फंड होते हैं या फिर इस प्रकार से लोन वगैरह दिया जाता है माइक्रो लेवल पे, तो वो फाइनेंसिंग स्मॉल बिजनेस सपोर्ट करना। और वर्क प्लेस जहाँ पर है काम, जहाँ लोग करते हैं वहाँ पर सेफ्टी होना चाहिए, हेल्थ और बाकी सेफ्टी को इंश्योर करना। लोगों को स्किल ट्रेनिंग देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, इस प्रकार के सेंटर्स क्रिएट करना, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले। ये फोकस होता है हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पर, कि काम भी सबको मिले और ग्रोथ भी हो और सस्टेनेबल भी हो। ऐसा नहीं है कि एक साथ सबको जॉब दे दिया और 6 महीने बाद सबको निकाल दिए, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल होना चाहिए वर्क। बोलिए। कितने क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी को? कितने क्वेश्चन हो गए थे लास्ट क्लास में? सर मैं ट्रैवल कर रही थी तो लास्ट क्लास का मैंने मतलब आई हैव नॉट बीन एबल टू कैच अप। ओके। बाकी एनीवन जो लास्ट क्लास में थे? गुड इवनिंग विनीत, पूजा, सृष्टि, रविकांत, लिप्सा। गुड इवनिंग टू ऑल। ओके, देख लेते हैं कितने हो गए हैं। ओके। सो वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग थे, राइट? 6 डिस्कस कर रहे थे, इसका आंसर मैंने बता दिया था। और उसके बाद आपका 7, क्या आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का? बताइए। सर इसका ऑप्शन शायद सेकंड था। जीरो, नो पॉप, जीरो हंगर था, फिर नो पॉवर्टी आएगी सर। देखो, जीरो हंगर अगर आएगा, पहला पेयर होगा किसके साथ? जीरो मतलब जीरो हंगर क्या, नो पॉवर्टी आएगा ना, पहला SDG 1।
पहला पॉवर्टी है। यस सर, नो पॉवर्टी, सॉरी, जीरो हंगर मैंने गलती बोल दिया सर, नो पॉवर्टी। ये विल पेयर विद द फोर्थ, लाइक फोर्थ थर्ड वन, होगा। थर्ड। सो नाउ यू कैन सी ऑप्शन नंबर विच वन, फोर्थ वाला ना, हाँ ये आपको सभी के सभी एटलीस्ट याद कर लेना है, जितने भी एसडीजी गोल्स हैं हमारे। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, आता ही आता है ये, यहाँ से एसडीजी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर रैंकिंग वगैरह किसका कितना है वो सब बताऊंगा मैं। तो एसडीजी को एसडीआई को अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए इसका। अभी हमारा जो जून का री एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है अभी। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये तो आपका जून वाले का है जो आपका कैंसिल हो गया था। इसके बाद जून का जो दोबारा एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारे ये सब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। क्या लिखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी 16.3 प्रमोट, जो क्लॉज 3 है इसका, वो कौन सा है इसमें 16 का? पहले तो पता होना चाहिए कि आपका एसडीजी 16 किससे रिलेटेड है। दैट इज डेडिकेटेड टू, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। यस, फोस्टर पीस, जस्टिस इन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ ಮನೋಜ್ ತ್ಯಾಗಡಿ ಸರ್ ಇನ್ನೇನು एट नेशनल लेवल। प्लीज म्यूट कर लीजिए। 8258 सो एट नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, सो एवरीबडी हैव इक्वल एक्सेस टू द जस्टिस एट ऑल। ये तीन आपका हो गया। इसमें 16.3 का मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा क्लॉज है? हेल्थ एंड वेलबींग, रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो नेशनल हो, जो फ्रेमवर्क बने हैं लीगल फ्रेमवर्क, वो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो जो है सभी के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो इंश्योर हो पाए, और दैट इज शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल। ओके, एंड इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस, मतलब सभी के सभी लोग जो है, चाहे वो आपका वनेबल सेक्शन हो, मार्जिनलाइज सेक्शन हो, सभी के सभी लोग जो है दे कैन हैव द एक्सेस टू द जस्टिस एंड लीगल सपोर्ट। आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, समाजवादी अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? पब्लिक ओनरशिप एंड सोशल वेलफेयर। सर ऑप्शन फर्स्ट। वन। पब्लिक ओनरशिप एंड द सोशल वेलफेयर। पब्लिक ओनरशिप का मतलब क्या होता है? maintained by the public itself. मेंटेन बाय द पब्लिक। ओके, पब्लिक ओनरशिप का मतलब होता है, पब्लिक मतलब स्टेट, जो सरकार है, जो राज्य है, वो कंट्रोल करेगा, वो ऑन करेगा जितने भी आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेज का एक्सचेंज है, वो सब ऑन बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट, जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। ओके, इसका मतलब ये होता है जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, माइनिंग है, बाकी के कोल है, सभी चीज़ों पर जो है अधिकार जो होगा ऑन किया जाएगा स्टेट के द्वारा। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन, माइनिंग, एनर्जी सेक्टर सब में। तो उसकी प्लानिंग कैसे होगी, क्या करना है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा, कितना आपका जो है क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना प्राइस होनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी गवर्न कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और द स्टेट। दैट इज अ पब्लिक ओनरशिप। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है? कि सोशल वेलफेयर मतलब होता है कि जो भी सिटीजन है, एंटायर पॉपुलेशन की जो नीड्स है उनको फुलफिल करना, स्पेशली हेल्थ केयर जो आपका फैसिलिटी है वो इंश्योर करना, एजुकेशन शिक्षा प्रोवाइड करना, सोशल सिक्योरिटी या बाकी की जो स्कीम्स होती हैं वो प्रोवाइड करना,
सभी सिटीजन्स को दे कैन एक्सेस एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक आपकी सर्विसेज होती है, वो सभी को मिल पाए, उसको हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो कोई कंट्री का नाम बताइए जो आपका इस बेस्ड हो, आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी हो। हम्म। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स का बताओ क्या होता है। देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पर हम, सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जहां पर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन चाइना होगा। होगा क्या एग्जाम्पल? सॉरी। चाइना, चाइना होगा क्या एग्जाम्पल? रशिया या चाइना? हाँ बिल्कुल, आपका जो सोवियत यूनियन था या अभी रसिया है, वो आपका एक बोल सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि जो प्रॉपर्टी है ओन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब स्टेट के द्वारा, उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हाँ, क्वेश्चन किसी का था, सोशल क्या लिखा था, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो कलेक्टिव वेलफेयर है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर होगा, किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सोसाइटी के अंदर। जो भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो सभी के सभी पब्लिक रिसोर्सेज के द्वारा माध्यम से दिए जाएंगे, मतलब जो स्टेट होगी, जो पब्लिक होगी, वो ऑन करेगी, वो कंट्रोल करेगी रिसोर्सेज को, चाहे जमीन हो, चाहे कोई रिसोर्सेज हो, चाहे फैक्ट्रीज हो। ठीक है। और जो मेन उद्देश्य होता है उसका होता है कि किस प्रकार से हम एक ऐसी इकोनॉमी बनाए जो कि लोगों के भले के लिए काम करे, सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, इक्वालिटी को प्रमोट करना, रादर देन कि हम उससे प्रॉफिट कमाएं। ऐसी इकोनॉमी जो कि फोकस करती है सोशल वेलफेयर पर, इक्वालिटी को प्रमोट करना। ठीक है। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसका फोकस होता है प्राइवेट ओनरशिप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। जबकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसका फोकस होता है कि कैसे हम सोशल वेलफेयर के माध्यम से लोगों का ज़्यादा भला करें, और प्रॉफिट उतना ना भी हो तो चलेगा, प्रॉफिट फोकस नहीं होता है उस पर। क्लियर। बताइए अदिति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। और ऐसी कंट्री कौन सी है जो यस सर। प्योरली प्योरली आपकी सोशलिस्ट हो? वियतनाम होगा क्या? वियतनाम। ओके। और ऐसी कंट्री जो मिक्स्ड इकोनॉमी है? सर इंडिया। हाँ बिल्कुल, इंडिया हो गया आपका एग्जाम्पल। हम्म। और सोशलिस्ट का सर फिनलैंड और डेनमार्क भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपका स्वीडन, स्वीडन हो गया, कोरिया, कोरिया, फिनलैंड हो गया, कोरिया। डेनमार्क। ठीक है। कोरिया। कोरिया कौन, साउथ कोरिया? कौन सा यस सर। कोरिया? दो कोरिया हैं। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया क्या है, ये आपका सोशलिस्ट कंट्री है या मिक्स्ड इकोनॉमी है? देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जनरली जो बहुत सारे सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन है, वो पब्लिक के द्वारा फंड किया जाता है, यूनिवर्सली सब लोग एक्सेस कर पाएं। स्पेशली जो आपकी जिन कंट्री में ज़्यादा बोल सकते हैं, जैसे स्वीडन वगैरह है, तो वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं हेल्थ केयर को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा ही पे किया जाता है, या यूनिवर्सली एक्सेसिबल है सभी के लिए। बाकी जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी वो सब दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक ओनरशिप एंड सोशल वेलफेयर। और ये यहाँ पर कुछ स्कीम दी गई हैं, इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कुछ स्कीम फॉर द वीमेन, महिलाओं को लेकर के यहाँ कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इसको आपको क्रम में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा सर। बढ़ते नहीं नहीं सर, बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़ा, ये असेंडिंग ऑर्डर।
इसलिए मैंने पूछा, कंफ्यूजन होता Least one first, highest one last. है। असेंडिंग ऑर्डर होता है एक, आपका डिसेंडिंग होता है। Ascending is lower one is first and then में upper सर one is last. छोटे से बड़ा होता है और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा होता है। ये आपका घटता हुआ क्रम होता है, ये आपका बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ मतलब जैसे कि आपका 1 से 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये आपका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। इज इट क्लियर? ये घटता हुआ, ये घटता हुआ, ऐसे ही। यस सर, ऐसे ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी रहता है, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं वो लोग। क्या लिखा है कि अरेंज दी फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वीमेन इन दी असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। कि जो स्कीम मान लीजिए 1990 में आई, उसके बाद कोई स्कीम 2000 में आई, तो पहले 1990 वाली आएगी, फिर 2000 वाली, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा। लो टू हाई, ठीक है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, एंड सुमन स्कीम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सर नोट्स में ना दोनों सेम ईयर ही दे रखे हैं, मतलब मातृ वंदना और मातृ उज्ज्वला दोनों 2016 ही थे। सर तो उसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि मतलब तो फिर कौन सा ऐसे, पहले आए। ऐसे केस में ना मातृ वंदना क्या लिखा, कितना दिया है उसमें, 2016 दिया है। 2016 दे रखे हैं नोट्स में। आई थिंक ये तो आपका 2017 होगा, जनवरी, 1 जनवरी 2017 में स्टार्ट हुआ था। आई थिंक उसको करेक्ट करना पड़ेगा, एक एक करके देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। पहला यहाँ लिखा है कि पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, जो एग्जाम में कई बार आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप लोग कुछ। सर 22 जनवरी 2015 को मतलब स्टार्ट किया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी ये योजना। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन चीज़ बताइए। सर मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण से और उन्हें सर अपॉर्चुनिटी इसका से मेन ऑब्जेक्टिव ये था इक्वालिटी के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए, जहाँ पे लड़कियों की चाइल्ड सेक्स रेशियो नीचे हो रही थी उसको जेंट्स के साथ मिलाने के लिए, और बेटियों को आगे एडुकेट करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव ये था सर कि जेंडर इक्वालिटी। ओके, तो बेसिकली जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है डिक्लाइन कर रहा है, उसको एड्रेस करना। दूसरा सेक्स है, सिलेक्टिव एलिमिनेशन को रोकने का था, और प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन। हो गया आपका Giving a more education to the women, sir. That's एजुकेशन, हो main. गया, और क्या हो गया आपका, प्रोटेक्शन। And then to reduce to improve the sex ratio. प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। ठीक है, तो ये इन जनरली हम 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को एड्रेस करना, डिक्लाइन हो रहा है उसको एड्रेस करना, दूसरा एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड, एंड तीसरा प्रोटेक्शन एंड द सर्वाइवल को प्रमोट करना। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सर, इसमें जो लिखा is है this क्या, 2015 or 2018, sir? सॉरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ will be 2015 ना? 15 ही लिखा है, 9 नहीं है, 2015. 15 है। Okay, 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 sir. ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट वन। चाइल्ड सेक्स रेशियो कैसे, इसको अगर हम कॉम्बेट करना चाहें, रोकना चाहें, तो कैसे करेंगे? गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, एनीवन नो? या कोई कोई आपका पॉलिसी या कोई प्रोग्राम जिसके माध्यम से वी कैन एड्रेस जो बेसिकली चाइल्ड सेक्स रेशियो इनबैलेंस है, उसको हम एटलीस्ट रोक सकें? या कोई कानून या एक्ट? सर सैग, स्कीम फॉर एडolescent गर्ल्स। हम्म, कौन सी स्कीम? सर SAG। ऐसे जी, इसका मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म? सर स्कीम फॉर एडolescent गर्ल्स। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? सर सेल्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ एडolescent गर्ल्स। ओके, और कोई स्कीम?
सर बट सर आप मोर्टालिटी मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो का बोल रहे हैं ना सर, उसका एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मातृ वंदना नहीं होगा? प्रधानमंत्री मातृ वंदना स्कीम, देखो इसमें जो लिखा है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को रोकने, देखो स्कीम कोई भी हो सकती है, इट्स नॉट एक ही स्कीम होगी, मल्टीपल नाम ले सकते हैं जो आपका इसमें फिट बैठे। बेसिकली चाइल्ड सेक्स रेशियो को आपको एड्रेस करना है, जो इम्बैलेंस है उसको एड्रेस करना है। तो कोई स्कीम या कोई प्रोग्राम या कोई एक्ट, कोई कानून, स्कीम तो बहुत सारी है, स्कीम तो ये भी स्कीम ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी तो स्कीम है। अगर कानूनी तौर पे देखें तो क्या लॉ बनाया गया है सरकार के द्वारा जो कि रोक सकता है? ओके ठीक है, और क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन समझ में आता है कि शिक्षा, जो बेसिकली इन्वायरमेंट रेशियो है वो बढ़े, रिटेंशन बढ़े, प्राइमरी आपका, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन में गर्ल्स का, तो एजुकेशन हो गया। तीसरा हो गया आपका प्रोटेक्शन सर्वाइवल। तो बेसिकली जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको रोकने के लिए, जो वी कैन कम्बेट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको लेकर के अवेयरनेस कैंपेन चलाना जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, सो दैट कि जो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होता है उसको हम रोक पाएँ। ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो के लिए भी एक्ट था एक आपका, जिसको बोलते हैं PCPNDT। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्री नेटल एंड डायग्नोसिस टेस्ट। प्री कंसेप्शन, सॉरी PC है तो प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक। इसका क्या उद्देश्य है? बेसिकली सो दैट वी कैन रिड्यूस, वी कैन से लाइक प्रिवेंट फीमेल यूटिसाइड, जो कन्या, इसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या, उसको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। तो एक एक्ट है जो कि इनकरेज करता है कि किस प्रकार से एड्रेस कर सकते हैं जो इनबैलेंस चाइल्ड सेक्स रेशियो है, बाई इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपरली और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन बाय दिस एक्ट। तो कानूनी तौर पर, बाकी तो अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से सरकार के और डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से प्रमोट करना या उसको एड्रेस करने के लिए स्कीम्स भी बहुत सारी लॉन्च हुई है, जो आप लोगों ने कुछ बताया अभी सर प्रेजेंट। इस लॉ को एमटीपी एक्ट भी बोलते हैं ना? सॉरी क्या बोलते हैं? एमटीपी एक्ट, वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। हाँ हाँ, वो आपका NDP बोल सकते हैं, NDP। एमडीपी वो मेटर्निटी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ था। देखना पड़ेगा, वो तो आपका NDPS तो नहीं है, वो तो ड्रग वाला है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड प्रिवेंशन साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट, NDPS है वो तो। नहीं नहीं सर, वो हम्म, आई थिंक कैजुअली उसको एमटीपी एक्ट बुलाते थे, वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का। अच्छा 1971। हाँ ओके। जी। हाँ क्या बोलते हैं उसको, आई मेडिकल, थिंक वो इसके पहले वाला एक्ट था, इसको भी एमटीपी एक्ट बुलाते हैं। क्वेश्चन था, मतलब मैंने पढ़ा, मेडिकल क्वेश्चन सॉल्व कर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हाँ, एक्ट एमटीपी एक्ट। 1971। हाँ ठीक है, उसको एक्ट को आप पढ़ लेना एक बार, क्या है पुराना वाला एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया पहला वाला। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना, इसके बारे में कुछ जानकारी? सर ये 1 जनवरी 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन के द्वारा की अच्छा, गई इसमें थी। एक क्वेश्चन और और बन इसमें सकता है। बोलिए बोलिए। Yes, sir। जी जी बोलिए। इसमें 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपए दिए जाते हैं कैश बेनिफिट में। बिल्कुल ठीक है, सही है। सर डेट एक बार वापस बता सकते हैं? किसका? 1 जनवरी 2017, प्राइम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और जो आपका ये जनवरी? हाँ दोनों ही जनवरी हैं। ओके, ठीक है। जनवरी 2020, ठीक हाँ, है सर। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने बताया आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो को लेकर के, अगर मान लो इन्हें कैसे फैक्ट डेटा पूछ लिया कि क्या है प्रेजेंट टाइम में इंडिया का सेक्स रेशियो, ऐसे ही बताइए क्या है, एनीवन?
नो, 2014 का डेटा। दस सौ पीस पर 1000 मेल। ये आपका ओवरऑल है, एक आपका रूरल होता है, एक आपका अर्बन होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। अर्बन एरिया में आपका हो जाएगा 985 पर 1000 मेल, और ये आपका है 1037 पर 1000 मेल। इसको भी लिख लेना क्योंकि ये नया वाला डेटा है 2014 का, पता नहीं क्यों भी मुझसे पूछ सकते हैं। क्या बात कर रहा, प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना, हाँ, इस स्कीम की बात कर रहा था मैं। 1 जनवरी 2017 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MWCD। तो ये काइंड ऑफ डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, कि डायरेक्टली जो है कैश बेनिफिट दिया जाएगा जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके डायरेक्टली अकाउंट में, सो दैट कि बेसिकली इसका जो मेन फोकस है कि जो न्यूट्रिशनल नीड है वो फुलफिल हो पाए, पूरी हो सके, और साथ साथ अगर महिलाएं कहीं काम करती हैं तो उनका जो वेज लॉस हो रहा है ना, जब तक काम करेंगे तो वेज लॉस होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो महिलाएं अगर PSU में जॉब कर रही हैं या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो इसमें एक्सक्लूडेड थी, क्योंकि उनको ऑलरेडी कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होगा। तो इस स्कीम के अंदर ये महिलाओं को छोड़ करके जो कहीं जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, PSU में या स्टेट गवर्नमेंट में, उनके अलावा बाकी सभी इनके इंक्लूड हैं। ठीक है, और जो किसी ने भी बताया था कि 5000 रुपीज 3 इंस्टॉलमेंट, ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जाएगा इन दी अकाउंट। ओके, ये है प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना। ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं आता है, बट फिर भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। किस ईयर में आया ये पता रहना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का ये पता रहना चाहिए। तीसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये क्या है? सर ये सर इसमें ये LPG कनेक्शन से। ओके, अच्छा, ये जो फर्स्ट नोट्स ऑफ में 2016 में लॉन्च हुई थी। 2016 में लॉन्च हुई। अच्छा, जो नोट्स में जो आपको डेट गलत लिखा हुआ है, पर 17 कर लेना आप लोग, अगर 16 लिखा होगा पहले वाली स्कीम का। नहीं, ठीक है, सर वो क्या बोलते हैं, ये वाला भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जनवरी 2017 में हुआ था ना। हाँ वो मैंने लिखा है तो अभी तो अब नोट्स में 2016 लिखा था वो, तो क्या वो लिखा? चेंज कर लिया मैंने। हाँ हाँ, वही मैंने बताया कि नोट्स में उसमें अगर 2017, सॉरी 2017। 2016 लिखा था। ठीक है, हाँ ठीक। 16 लिखा था, सॉरी सर। हाँ ठीक है, तो उसको 17 कर। 1 जनवरी 2017 करना है। ठीक है, सब लोग कर लेना अगर कहीं लिखा होगा तो, मैं अपडेट कर दूंगा नोट्स को अभी। नेक्स्ट इसमें स्कीम है प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, इसके क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर इसमें LPG कनेक्शन दिए जाते हैं मोस्टली BPL फैमिलीज को। बिल्कुल, ये जो है स्कीम को 2016 में लॉन्च किया गया, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? सर महिला बाल विकास, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं तो, शायद। ये नहीं है, और कोई बताइए। एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, 2016 में लॉन्च किया गया था। सर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही लॉन्च करेंगे क्योंकि वही प्राइम मिनिस्टर हैं। नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि जो ट्रेडिशनल तरीका था कुकिंग का, मतलब ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल जो होता है, जैसे कि लकड़ी है या कोयला है या जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं, तो उसको हटा करके एक LPG, मतलब जो लिक्विड, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको देना, सो दैट कि एक तो हेल्थ, जो हार्मफुल स्मोक जो होती है उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज भी होती है, इलनेस होती है, उसको रोक सके और पोल्यूशन भी हम कम कर पाए। ठीक है, उसके लिए इस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर रहना चाहिए स्कीम का जो भी है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था यूपी के अंदर, कोई बलिया बलिया में। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है इसका?
और इसके अंदर जो आपके आते हैं जो भी बीपीएल कैटेगरी में है वनरेबल सेक्शन, उन सभी महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया गया था। बेसिकली जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है हाउस होल्ड, उन सभी को, सो दैट वी कैन एड्रेस द एनवायरमेंटल कंसर्न एज वेल एज द हेल्थ कंसर्न ऑफ द वीमन जो भी इसका यूज करते हैं, ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स होते हैं उनका, क्योंकि बहुत सारी इससे डिजीज होती हैं स्पेशली स्मोक की वजह से, और जो रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं, इलनेस होती हैं, उसको हम रोक सकते हैं। तो इसके माध्यम से ये ऑब्जेक्टिव के साथ स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इसके बाद एक और इसी के साथ साथ इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम 2.0। इसके इसमें क्या नया प्रोविजन है, एनीवन नो? बताइए। इसको आपका 2021 में लॉन्च किया गया। सर इसको जो फर्स्ट वाला था ये 2016 का एलपीजी वाला है, एंड देन इसमें सेकंड क्लॉज भी ऐड किया गया, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स जो होते हैं ना, हम्म उनके लिए मतलब, हाँ उनके लिए स्पेशल किया गया था हम्म 2.0 में। हाँ, बेसिकली ये देखा गया कि कोविड के टाइम पे जब बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कहीं पर जॉब करने जाते हैं, जैसे कि बिहार से कहीं से भी, आपका दिल्ली में या गुजरात में, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि उन लोगों को बड़ा डिफिकल्टी हुआ, मतलब स्पेशली उस टाइम पे, क्योंकि राशन कार्ड से मिलता था पहले तो कनेक्शन, जो जहाँ के हैं उसी स्टेट के अंदर ऐसा कुछ तो, लेकिन अब जो माइग्रेंट वर्कर थे उनको तो वहाँ पर जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ पर मिलेगा नहीं कनेक्शन। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने लगभग 1 करोड़ फैमिली के लिए 2.0 को इसको लॉन्च किया, और लगभग 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए उन सभी लोगों को, उन सभी महिलाओं की जो कि माइग्रेंट और पे काम करते हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर वो रहते हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, हाउस होल्ड है, उनको स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई इस स्कीम के अंतर्गत, उज्ज्वला 2.0 के माध्यम से। तो उनको भी कनेक्शन दिए गए। जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया कोविड के टाइम पे, देन उन्होंने इसमें प्रोविजन ऐड करके 2.0 में जो माइग्रेंट वर्कर थे उनको भी इसमें ऐड करके दिया गया कि दे कैन आल्सो गेट द कनेक्शन जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं वो। ओके। और दूसरा चीज रीजन ये भी था कि बिकॉज पहले वाले स्कीम से बहुत सारे छूट गए थे, लगभग 1 करोड़ फैमिली जो है, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया। बाकी के जो माइग्रेंट वर्कर थे उनको इंक्लूड करके 2.0 को लॉन्च किया गया था 2021 में। डेट याद रखना इनकेस अगर एग्जाम में आ जाता है तो। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है? सुरक्षित मातृत्व। सर उज्ज्वला 2.1 अगस्त 2021 में लॉन्च हुई थी। 2.0 बोल सकते हैं, 2.1। वन मतलब ये आपका उज्ज्वला टू ओके पॉइंट, ओके। वो एक ही स्कीम, मतलब पहले जो स्कीम है उसका नाम 2 कुछ नहीं होगा, वो सिंपल स्कीम का नाम है। दूसरा आपका 2.0, ठीक है। कहीं वन लिखा होगा, आई डोंट नो, बट 2.0 होगा वो। क्लियर? ओके सर। हम्म। कभी कभी कोई भी सेम स्कीम को वो लोग दोबारा से लॉन्च करते हैं कि या अगर उनका ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा कंप्लीट नहीं होता है, या फिर मान लीजिए बेनिफिशियरी सभी इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, तो उसको दोबारा से लॉन्च कर देते हैं उस स्कीम को, तो 2.0 करके या 1.2 करके समथिंग कुछ भी ऐड करके ऐड हो जाता है। नेक्स्ट इसमें स्कीम एक और लिखा हुआ है, कौन सा है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये तो हो गया, नहीं यही है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसको सुमन स्कीम बोलते हैं। इसके बारे में बताइए। सर ये 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की गई थी, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट के लिए। ओके, ठीक है। और साथ और साथ। सर ये जो जो और उसका हम्म ये था कि वो स्टेबलाइज, जो पॉपुलेशन है उसको किस तरह है स्टेबलाइज करेंगे, और एक ऐसे फैमिली प्लानिंग बनाएंगे, तो इसीलिए भी वो सुमन योजना एप्लीकेबल हुआ था। फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग के पार्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन ऑब्जेक्ट। ये जो यस, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यस। ये जो सर एक्चुअली मैं ओडिया हूँ, मैं अच्छा, ओके। हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा लैकिंग हूँ, इसीलिए मैं ओके, नो इशू, कोई बात नहीं, आप बोलिए। हम्म,
सर मेरा बोलना की बात है कि ये जो सुमन स्कीम है, हम्म ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है उस यस वो यस किस तरह जो फैमिली प्लानिंग बनाएंगे, तो इसीलिए ये सुमन स्कीम भी इस तरह एप्लीकेबल है, जो कैसे फैमिली प्लानिंग किस तरह बनाएंगे, कैसे वो मदर और चाइल्ड दोनों यस स्वस्थ रहेंगे, तो हाँ बिल्कुल। बेसिकली जो प्रेग्नेंट वीमेन है और न्यू बॉर्न बच्चे हैं, सो अप टू 6 मंथ हाँ तक डिलीवरी के बाद तक उनको फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी सर्विसेज देना अंडर दिस स्कीम। बाकी की और भी उसमें फैसिलिटीज हैं, जैसे कि जो कंटिन्यूस हेल्थ चेकअप होता है, या किसी प्रकार का सप्लीमेंट या इंजेक्शन वगैरह, या कई प्रकार की पैकेजेस होते हैं स्कीम के अंदर, उन सभी फैसिलिटी को, हेल्थ फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, फ्री सर्विसेज। ठीक है, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। और कोई बोलेगा इस पर? सर, हम्म एसेंशियली जो मैटरनल और न्यूबॉर्न डेथ को हम्म कम्प्लीटली प्रिवेंट करने का गोल था हम्म। ठीक, इसका। बिल्कुल। इस ओके। और इसमें जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जा रही है, दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो सभी महिलाएं, जो ऑल प्रेग्नेंट वीमेन एंड न्यूबॉर्न बेबीज और मदर्स अप टू 6 मंथ डिलीवरी के बाद, उनको सभी के सभी जो सर्विसेज दी जाएंगी, दैट विल बी फ्री अंडर दिस स्कीम। क्लियर? बोलिए। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, आश्वासन, ये आपका। सर इसमें शायद जीरो खर्चे जैसा भी कुछ रखा गया था कि जीरो जीरो खर्चा? खर्चा खर्चे में, जीरो खर्चा मतलब कि? मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हाँ, तो वो मैंने आपको इसका इसमें एक एम ये भी लेके रखा गया था कि जीरो में बजट में हो। उसमें 6 मंथ्स तक सारी मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। यस। पहली 4 हम्म चेकअप्स और काउंसलिंग हम्म, सब। बिल्कुल वही मैंने बताया कि वो जो है अप टू 6 मंथ ऑफ डिलीवरी, भी सभी की सभी सर्विसेज जो फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, सब कुछ दी जाएगी अंडर दिस स्कीम। बहुत सारे आपके जो शुरुआत के जो 4 चेकअप होते हैं, या बाकी के होम विजिट है, या सप्लीमेंटेशन होता है, इंजेक्शन वगैरह हैं, बाकी के सभी पैकेजेस जो दिए जाते हैं, वो सब इस स्कीम के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो फ्री ही रहेगा 6 मंथ तक। ये सुमिन स्कीम, ये आपका नोट्स में है क्या? सर नोट्स में सुमन स्कीम नहीं है। ओके, ठीक है। सर मैंने एंड एंड के नोट्स नहीं पढ़े, अगर उसमें मेंशन्ड है तो शायद होंगे। ओके, नहीं ठीक है। सर, ये सुमन स्कीम नहीं है उसमें नोट्स में भी। ठीक है, मैं उसको ऐड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। चलिए, क्या आंसर हो जाएगा फिर इसका? ये तो आपका 2019 हो गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, मातृत्व योजना 2017। उज्ज्वला स्कीम कब आया? सर मई 16, 2016। हम्म तो देखिए, पहले बी आएगा, फिर आपका सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा। ठीक है, सेकंड वन मैं करें। फर्स्ट 60। हाँ, यही आपका असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। ये आपका 2014 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, लगभग 10-11 क्वेश्चन आए हैं इस बार। The initiative Gender Inclusive Communication was undertaken first with in the, ये कुछ यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के नाम दिए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होगा? अच्छा, जो हम लोग लास्ट अभी डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, स्कीम के बारे में, सुमन स्कीम, या वो जो भी
महिलाओं को लेकर के स्कीम थी। इसमें एग्जाम में कभी कभी वो IMR पूछ लेते हैं, MMR इनकेस पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में आइडिया है आपको? IMR, MMR। IMR क्या होता है बताइए? infant mortality rate. infant mortality rate और maternal mortality rate। नहीं, ये तो फुल फॉर्म हो गया आपका। IMR कैसे कैलकुलेट होता है? ये तो आपके इंडिकेटर हो, इसके माध्यम से एसेस कर पाते हैं हम हेल्थ कंडीशन। 1000 सर बर्थ के टाइम पे कितने बच्चों की डेथ होती है उसके अकॉर्डिंग IMR कैलकुलेट होता है, और ये MMR मदर्स की डेथ में कैलकुलेट होता है। गलत। मदर्स की डेथ में कैलकुलेट। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 days बिल्कुल ऑफ लाइक चाइल्ड बर्थ करेक्ट का करेक्ट। जो होता है ना, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो वैसे कैलकुलेट होता है। यस, करेक्ट करेक्ट। और IMR का तो बताया ही IMR का इन्होंने। गलत है शायद। देखिए, IMR का मतलब होता है कि जहाँ पर नंबर ऑफ जो डेथ है ऑफ बच्चे की अंडर 1 year ऑफ एज। 1000 हाँ, हाँ हाँ 1 year ऑफ। जब जैसे कि 1000 सर। बच्चे का एक मदर पहला, मोर्टेलिटी इज 1 lakh सर। आराम से एक एक सर करके वो। न्यूमरेटर में नंबर ऑफ infant deaths ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, और यस। डिनोमिनेटर में लाइव ड्यूरिंग द सेम ईयर, और फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बिकॉज 1000 के उस ओके, जैसे मान लीजिए किसी रीजन में लगभग आपका 10,000 जो है लाइव बर्थ हुई है, बच्चे, कितने बच्चे पैदा हुए हैं एक जगह, और उसमें से मान लीजिए 200 जो है ऐसे इन्फेंट्स डाई हो गए हैं बिफोर, ये भी उसमें ध्यान रखना, बिफोर फर्स्ट बर्थडे।